हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे AI की सहायता से यूपी लेखपाल का खलिहान सीरीज का यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुन के याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न 1 है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? सही उत्तर है लखनऊ। अब सोचने वाली बात यह है कि खेतों से दूर एक राजधानी के दफ्तर में बैठकर मतलब खेती का संचालन कैसे होता है? देखिए, असल में लखनऊ में स्थित ये जो परिषद है ना, ये पूरे राज्य की कृषि का एक तरह से कंट्रोल रूम है। मतलब उत्तर प्रदेश कोई छोटा मोटा राज्य तो है नहीं। हाँ, इसका क्षेत्रफल और भूगोल तो एकदम एक पूरे देश के बराबर ही है ना। एकदम सही। अब मान लीजिए कि कोई किसान बलिया में बैठा है और कोई सहारनपुर में, तो दोनों की मिट्टी, पानी और मौसम एकदम अलग है। तो लखनऊ में बैठे वैज्ञानिक इसी बात का ध्यान करते हैं कि किस जिले की मिट्टी को कौन सा बीज चाहिए और उसे बीमारियों से कैसे बचाना है। मतलब ये परिषद एक तरह से पूरे राज्य की कृषि की धड़कन को मापती है। बिल्कुल। और इस धड़कन को सही से मापने के लिए ही राज्य को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जो हमें सीधे अगले सवाल पर ले जाता है। प्रश्न 2, राज्य में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 9। यह बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। हाँ, और यही वो मास्टर प्लान है जिसकी चर्चा अभी शुरू न हुई थी। मतलब एक ही प्रशासनिक सीमा के भीतर 9 अलग-अलग तरह के मौसम और मिट्टियां। ये 9 कृषि जलवायु प्रदेश, जिन्हें हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स कहते हैं ना, ये हवा में नहीं बनाए गए हैं। तो फिर इनका निर्धारण कैसे किया गया है? इनका निर्धारण मिट्टी के प्रकार, औसत वर्षा, तापमान और पानी की उपलब्धता के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए बुंदेलखंड का इलाका देखिए, जहां लाल मिट्टी है और पानी की भारी कमी है, वो एक अलग जोन है। अच्छा, और जो नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है? हाँ, वो तराई का इलाका, जहां नदियां खूब सारा पानी और उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, वो बिल्कुल अलग जोन है। इस तरह बांटने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि नीतियां पूरे राज्य के लिए एक जैसी नहीं बनती, बल्कि हर जोन की जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज की जाती हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे हर मरीज को एक ही दवा ना देकर उसकी बीमारी के हिसाब से इलाज करना। एकदम सटीक उदाहरण है ये। चलिए फिर इस नक्शे को थोड़ा और खोलते हैं। प्रश्न 3, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र का वितरण किस मंडल तक विस्तृत है? सही उत्तर है मेरठ। और इसी के ठीक विपरीत दिशा की बात करें तो प्रश्न 4 आता है, गोरखपुर मंडल किस कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है उत्तर पूर्वी मैदान। अब देखिए, इन दोनों मंडलों की तुलना करने पर वो 9 जोन्स वाली बात एकदम साफ हो जाती है। जब हम मेरठ की बात करते हैं तो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, जहां गन्ने की खेती बहुत होती है। हाँ, और वहां नहरी सिंचाई का तंत्र बहुत मजबूत है, जमीन समतल है और खेती बहुत हद तक मैकेनाइज्ड हो चुकी है। इसलिए वहां की कृषि अर्थव्यवस्था बहुत तेज है। और गोरखपुर के मामले में? दूसरी तरफ जब नक्शे में पूर्व और उत्तर की तरफ बढ़ते हुए गोरखपुर पहुंचते हैं तो उत्तर पूर्वी मैदान कहलाता है। यहाँ बारिश पश्चिमी यूपी के मुकाबले ज्यादा होती है और मिट्टी में नमी ठहरती है। इसलिए मेरठ में जहां गन्ना और गेहूं आधुनिक तरीके से होता है, वहीं गोरखपुर के आसपास के इलाके पानी मांगने वाली फसलों के लिए प्राकृतिक रूप से तैयार रहते हैं। समझ गए। भूगोल से अब सीधे खेत की मिट्टी के अंदर चलते हैं, क्योंकि नीतियां चाहे जितनी अच्छी हो, असली खेल तो जमीन के अंदर ही चलता है ना। तो प्रश्न 5 है, फसल चक्र का लाभ कौन सा है? सही उत्तर है मृदा की उर्वरा शक्ति, अपर्दन में कमी, खरपतवार नियंत्रण, यानी उपरोक्त सभी। बिल्कुल। फसल चक्र, या जिससे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं, असल में प्रकृति की खुद को रिचार्ज करने की व्यवस्था है। वो कैसे? सोचिए, अगर एक ही खेत में बार बार गेहूं बोया जाए तो गेहूं की फसल मिट्टी से नाइट्रोजन और कुछ खास पोषक तत्व पूरी तरह सोख लेगी। मिट्टी धीरे धीरे बंजर होने लगेगी। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर किसान गेहूं के बाद दलहन मतलब दालों की फसल बो देता है, तो दालों की जड़ों में एक खास तरह का बैक्टीरिया होता है जो हवा से नाइट्रोजन खींचकर वापस मिट्टी में डाल देता है। अरे, मतलब वो मिट्टी की कमी को पूरा कर देता है। एकदम। इसके अलावा अलग अलग फसलों की जड़ों की गहराई अलग होती है, जो मिट्टी को मजबूती से बांध कर रखती है। इससे बारिश में मिट्टी बहती नहीं है
और हर मौसम में फसल बदल जाती है तो किसी कीड़े या खरपतवार को खेत में अपना स्थायी घर बनाने का मौका ही नहीं मिलता। ये तो बिना किसी बाहरी केमिकल के खेत को स्वस्थ रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अब फसलों के मौसम को समझते हैं। प्रश्न 6, कौन सी रबी की फसल नहीं है? सही उत्तर है मक्का। अक्सर अनाज को देखकर मौसम का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ये एक बहुत ही सामान्य भ्रम है लोगों में। देखिए, भारत में मुख्य रूप से 3 कृषि ऋतुएं होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। जौ, चना, मटर और गेहूं रबी की फसलें हैं, जिन्हें सर्दियों में बोया जाता है। बिल्कुल, अक्टूबर नवंबर के आसपास। इन्हें कम तापमान चाहिए होता है। लेकिन मक्का एक खरीफ फसल है। इसे उगने के लिए ज्यादा तापमान और काफी नमी की जरूरत होती है, इसलिए यह सर्दियों की शुरुआत की फसल नहीं हो सकती। अच्छा, इसी बात पर भारत की सबसे अहम रबी फसल पर आते हैं। प्रश्न 7, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 8, राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? सही उत्तर है गोरखपुर। ये आंकड़ा वाकई थोड़ा चौंकाने वाला है ना? और अगर हम अभी की बातों को जोड़कर देखें तो ये कोई संयोग नहीं है। अभी हमने प्रश्न 4 में ही तो चर्चा की थी कि गोरखपुर उत्तर पूर्वी मैदान में आता है। हाँ, जहां मिट्टी में नमी ठहरती है। बिल्कुल, वहां की दोमट मिट्टी और नदियों द्वारा लाया गया जलोढ़ मैदान गेहूं के लिए एकदम स्वर्ग के समान है। उत्तर प्रदेश अकेले पूरे भारत का लगभग 1/3 गेहूं पैदा करता है। 1/3 मतलब पूरे देश का एक बड़ा हिस्सा। हाँ, इसमें राज्य के विशाल क्षेत्रफल का तो योगदान है ही, साथ ही उस नमी वाले मौसम का भी बहुत बड़ा हाथ है जो गेहूं के दाने को पकने के लिए पर्याप्त समय देता है। गेहूं की पैदावार तो समझ आ गई, लेकिन अनाज पकने के बाद उसे छौंकने के लिए तेल भी तो चाहिए। तो प्रश्न 9 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन है। सही उत्तर है सरसों। सर्दियों के मौसम में यूपी के हाईवे से गुजरे तो बस पीले पीले खेत ही नजर आते हैं। सही बात है, और सरसों सिर्फ एक तिलहन नहीं है, ये इस पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान भी है। सरसों भी रबी की फसल है और इसे गेहूं के साथ बहुत अच्छी तरह से सह फसल या इंटरक्रॉपिंग के रूप में उगाया जाता है। मतलब गेहूं के साथ साथ सरसों भी उगाई जाती है? हाँ, क्योंकि इसे गेहूं के मुकाबले थोड़ा कम पानी चाहिए होता है। राज्य की मिट्टी में जो हल्की शुष्कता सर्दियों में होती है ना, वो सरसों के दानों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए एकदम अनुकूल होती है। क्या बात है। सर्दियों से निकलकर अब जरा बारिश की तरफ चलते हैं। प्रश्न 10, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। सही उत्तर है मई जुलाई। ये वो समय है जब सबकी नजरें आसमान पर टिकी होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि मई से जुलाई के बीच का समय भारत में मानसून के प्रवेश का समय होता है। खरीफ की फसलों को शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो किसान बारिश का ही इंतजार करते हैं? हाँ, किसान मानसून की पहली बारिश के साथ या उसके ठीक पहले खेत तैयार करके बीज डाल देते हैं, ताकि जैसे ही झमाझम बारिश शुरू हो बीजों को प्राकृतिक रूप से अंकुरित होने के लिए भरपूर पानी मिल सके। अगर मानसून एक हफ्ता भी लेट हो जाए ना, तो पूरा चक्र ही बिगड़ जाएगा। एकदम, खरीफ की बुआई का पूरा चक्र गड़बड़ा जाता है। और जब बात भरपूर पानी की हो तो धान यानी चावल का जिक्र आना तो तय है। प्रश्न 11, देश में चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? सही उत्तर है द्वितीय। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का ही नंबर आता है। देखिए, यही उत्तर प्रदेश की कृषि विविधता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो राज्य गेहूं में पहले नंबर पर है, वही राज्य चावल में दूसरे नंबर पर है। दोनों ही प्रमुख अनाज यहाँ भारी मात्रा में उगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, राज्य की नदियां, नहरी तंत्र और मानसून की बारिश मिलकर ऐसा संतुलन बनाते हैं। ये दोनों ही यहाँ बहुत अच्छे से होते हैं। लेकिन अगला सवाल सिर्फ मात्रा का नहीं बल्कि क्वालिटी का है। प्रश्न 12, तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है? सही उत्तर है काला नमक। यह नाम पहली बार सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी मसाले की बात हो रही हो। हाँ, बहुत लोगों को यही लगता है, लेकिन काला नमक चावल किसी भी साधारण चावल से बिल्कुल अलग है। इसका छिलका काले रंग का होता है, इसलिए यह नाम पड़ा। अच्छा। और जब ये पकता है ना, तो इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि आसपास के घरों तक पहुंच जाती है। ये सिद्धार्थनगर और आसपास के तराई बेल्ट की भौगोलिक पहचान बन चुका है। इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। अरे वाह, तो ये वहीं क्यों इतना अच्छा उगता है?
असल में हिमालय की तलहटी से जो नदियां खनिज बहाकर लाती हैं और वहां की मिट्टी में जो खास तरह का जिंक और आयरन होता है, वही इस चावल को इसकी सुगंध और पोषण देता है। इसे किसी दूसरी जगह उगाने की कोशिश की गई तो दाना तो उगाया, लेकिन वो खुशबू नहीं आई। मतलब ये मिट्टी का अपना एक पेटेंट है। कमाल का विज्ञान है प्रकृति का। अब खाने पीने से हटकर बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। किसान सिर्फ अपना पेट भरने के लिए तो किसानी नहीं करेगा ना, उसे बाजार भी चाहिए। तो प्रश्न 13, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। सही उत्तर है गन्ना। गन्ने की अहमियत तो यूपी में सबको पता ही है। बिल्कुल, गन्ना राज्य की सबसे प्रमुख नकदी फसल है, यानी कैश क्रॉप। मतलब जिसे सीधे बेचने के लिए उगाया जाता है। हाँ, जिसका मुख्य उद्देश्य बाजार में या चीनी मिलों को बेचना होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का इतना विशाल उत्पादन इसलिए संभव है क्योंकि गन्ने की फसल खेत में लगभग 1 साल तक खड़ी रहती है। 1 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, और इसे लगातार पानी और उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है, जो गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र और तराई बेल्ट में आसानी से मिल जाती है। यूपी में चीनी मिलों का पूरा एक विशाल औद्योगिक ढांचा सिर्फ इसी एक फसल पर टिका हुआ है। और उद्योगों को कच्चा माल देने वाली एक और फसल का जिक्र अगले सवाल में है, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। प्रश्न 14, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? सही उत्तर है देवरिया और गोरखपुर। थोड़ा रुकिए, पटसन मतलब जूट? जूट सुनते ही तो सीधे पश्चिम बंगाल की याद आती है। उत्तर प्रदेश में जूट कैसे उग रहा है? हाँ, ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है। कोई भी सोचेगा कि जूट तो सिर्फ बंगाल में होता है। जूट एक रेशेदार फसल है जिसे बहुत अधिक पानी, नमी और दलदली तरह की मिट्टी चाहिए होती है। तो यूपी में ऐसा माहौल कहाँ से आया? देखिए, अगर नक्शे को ध्यान से देखें तो देवरिया और गोरखपुर जिले बिल्कुल नेपाल की सीमा और बिहार के चंपारण से सटे हुए तराई क्षेत्र में आते हैं। वहां घाघरा, राप्ती और गंडक नदियों का ऐसा जाल है कि जमीन में हमेशा नमी बनी रहती है। अच्छा, और बाढ़ का पानी भी आता होगा? बिल्कुल, बाढ़ का पानी हर साल नई मिट्टी बिछा जाता है। ये सूक्ष्म जलवायु या माइक्रोक्लाइमेट जूट की खेती के लिए एकदम वैसा ही माहौल तैयार कर देता है जैसा बंगाल के कुछ हिस्सों में होता है। इसलिए वहां जूट सफलतापूर्वक उगाया जाता है। अरे वाह, ये तो वाकई उस इलाके का एक छुपा हुआ राज था। चलिए, एक और रेशेदार फसल की बात करते हैं। प्रश्न 15, किस फसल का प्रयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में होता है? सही उत्तर है कपास। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 16, कपास की फसल किस माह में बोई जाती है? सही उत्तर है जून जुलाई। तो जून जुलाई यानी फिर से वही मानसून का आगमन। कपास भी मूल रूप से खरीफ के मौसम की फसल है। इसके बीजों को अंकुरित होने के लिए और पौधे को बढ़ने के लिए शुरुआत में अच्छी खासी बारिश चाहिए होती है। लेकिन कपास तो रुई होती है, उसे बारिश से नुकसान नहीं होता? यही तो पेंच है। जब कपास में फूल आते हैं और रुई के बॉन्ड खिलते हैं ना, तब आसमान बिल्कुल साफ चाहिए। अगर उस समय बारिश हो गई तो पूरी रुई खराब हो जाती है। ओहो! इसीलिए इसे जून जुलाई में बोया जाता है ताकि जब तक रुई खिलने का समय आए तब तक मानसून लौट चुका हो और सर्दियां शुरू हो रही हों। प्रकृति की कैसी गजब की टाइमिंग है। कपास के बाद वापस दालों पर आते हैं। प्रश्न 17, किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? सही उत्तर है चना। दालों में चने का दबदबा इसलिए है क्योंकि ये एक बेहद टिकाऊ फसल है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा देखिए, खासकर बुंदेलखंड का पठारी इलाका, वो हमेशा से पानी की कमी से जूझता रहा है। हाँ, वहाँ सूखा बहुत पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन चना एक ऐसी फसल है जो कम पानी, कम उपजाऊ और थोड़ी पथरीली मिट्टी में भी शानदार तरीके से पनप जाती है। ये किसानों के लिए बहुत ही कम जोखिम वाली फसल है। और जोखिम कम करने की जब बात आती है तो समय भी बहुत मायने रखता है। ये अगला सवाल बहुत ध्यान से सुनने वाला है क्योंकि ये किसी भी परीक्षा के लिए एक बड़ा ट्रिक हो सकता है। प्रश्न 18, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से जिसके विकल्प हैं चना, मसूर, अरहर, मूंगफली, किसकी अवधि न्यूनतम है? सही उत्तर है मूंगफली। देखिए, ये सवाल सीधा सीधा क्रिटिकल थिंकिंग की मांग करता है। मतलब अगर कोई सामान्य रूप से पूछे कि सभी दालों में सबसे जल्दी कौन तैयार होता है, तो जवाब होता है मूंग, जो मुश्किल से 60 दिन में कट जाती है। लेकिन विकल्पों में मूंग तो है ही नहीं। यही तो परीक्षा का दबाव है।
जब सामने अरहर हो जो लगभग 1 साल ले लेती है और चना तथा मसूर हो जो पूरी सर्दियों का समय लेते हैं, तो उनके मुकाबले मूंगफली की फसल अवधि सबसे कम होती है, करीब 100 से 120 दिन। तो किसान इसे बीच के समय में उगा लेते होंगे। हाँ, किसान अक्सर ऐसी कम अवधि वाली फसलों को 2 बड़ी फसलों के बीच के खाली समय में बो देते हैं ताकि एक अतिरिक्त कमाई हो सके। तो ऐसे सवालों में रटे रटाए जवाब काम नहीं आते, विकल्पों का विश्लेषण करना पड़ता है। एकदम सही। अब अनाज और दालों के खेतों से बाहर निकलते हैं और चलते हैं बागानों की तरफ। फलों की बात किए बिना ये चर्चा कैसे खत्म हो सकती है। प्रश्न 19, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का गठन कब किया गया था? सही उत्तर है 1974। असल में 1974 में इस अलग विभाग का बनना एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव था। सरकार को ये समझ आ गया था कि सिर्फ गेहूं चावल उगाकर किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं की जा सकती। फलों और सब्जियों में मुनाफा ज्यादा होता है। बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन वो जल्दी खराब भी तो हो जाते हैं। इसलिए खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग शब्द जोड़ा गया। यानी अगर आम का बम्पर उत्पादन हुआ है तो उसे सड़ने से बचाने के लिए उसका जूस या पल्प बनाकर बाजार में बेचा जाए, आलू से चिप्स बनाए जाएं। यह विभाग कृषि को उद्योग में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम था। और यूपी के फलों की तो पूरी दुनिया ही दीवानी है। अगले कुछ सवाल लगातार उसी मिठास की बात करते हैं। प्रश्न 20, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है। सही उत्तर है दशहरी आम। और प्रश्न 21, कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? सही उत्तर है लखनऊ। मलिहाबाद लखनऊ का ही तो हिस्सा है। हाँ, और ये दशहरी आम का स्वाद पूरी दुनिया में निर्यात होता है। और प्रश्न 22 है, अमरूद उत्पादन के लिए कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? सही उत्तर है प्रयागराज कौशाम्बी। देखिए, इन दोनों फलों के पीछे भी वही मिट्टी का विज्ञान काम कर रहा है। लखनऊ के आसपास की मिट्टी में जो गुण है ना, वो दशहरी के रेशे और उसकी खास मिठास के लिए जिम्मेदार हैं। और अमरूद के लिए? वहीं जब प्रयागराज और कौशाम्बी के दोआब क्षेत्र में जाते हैं तो वहां की बलुई दोमट मिट्टी में अमरूद का पेड़ बहुत तेजी से विकास करता है। वहां के इलाहाबादी सफेदा और अंदर से लाल रंग वाले अमरूद की खुशबू ही अलग होती है। मतलब मिट्टी में मौजूद खास खनिज उस फल के रंग और स्वाद को तय कर रहे हैं। खनिजों की बात हो ही रही है तो प्रश्न 23 देखिए, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। सही उत्तर है प्रतापगढ़। और इसके एकदम विपरीत मौसम वाले फल की बात करता है प्रश्न 24, संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला है। सही उत्तर है सहारनपुर। ये दोनों जिले उत्तर प्रदेश की भौगोलिक रेंज को समझने के लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। प्रतापगढ़ की मिट्टी में थोड़ी क्षारीयता या एल्कलाइनिटी पाई जाती है और वहां गर्मियां बहुत तीखी होती हैं। तो आंवले को ऐसे ही मौसम चाहिए? हाँ, आंवले का पेड़ एक बहुत ही जिद्दी और कठोर पेड़ होता है जिसे ऐसा ही सूखा और कड़क मौसम चाहिए। इसलिए प्रतापगढ़ आंवले का हब बन गया। और संतरे के लिए सहारनपुर क्यों? इसके बिल्कुल उलट, सहारनपुर राज्य के सबसे उत्तरी छोर पर है। शिवालिक पहाड़ियों और हिमालय की तलहटी से सटा होने के कारण सर्दियों में वहां का तापमान काफी नीचे चला जाता है। संतरा एक सिट्रस फल है जिसे पकने के लिए इसी तरह के ठंडे मौसम और ढलान वाली जमीन की जरूरत होती है जहां पानी न रुके। बिल्कुल, इसलिए पूरे राज्य में सिर्फ सहारनपुर ही वो जगह है जहां संतरे की व्यावसायिक खेती संभव है। मतलब हर जिले का अपना एक अलग सुपर पावर है। और इस लिस्ट में अब बारी है उस सब्जी की जो भारत के हर किचन का राजा है, आलू। प्रश्न 25, किस जिले में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? सही उत्तर है हापुड़ के बाबूगढ़ में। हमने आज की चर्चा लखनऊ के कृषि अनुसंधान परिषद से शुरू की थी, लेकिन आलू के लिए हापुड़ में, जो कि पश्चिमी यूपी में है, अलग से रिसर्च सेंटर इसलिए बनाया गया है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आलू का सबसे बड़ा बेल्ट है। हाँ, हापुड़, आगरा, फर्रुखाबाद, यहीं से तो आलू सब जगह जाता है। एकदम सही। इस केंद्र का काम ही है आलू की नई किस्में विकसित करना जो ज्यादा तापमान सह सकें और जिनमें बीमारियां न लगें। और आलू से ही जुड़ा है आज का हमारा 26वां और आखिरी सवाल, जो फिर से एक दिमागी कसरत है। प्रश्न 26, आलू के संदर्भ में सही कथन चुनें। पहला कथन, उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है। दूसरा कथन, सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र को मंजूरी दी है। सही उत्तर है केवल एक सही है। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब पहला कथन तो 100% सच है कि यूपी आलू में नंबर 1 है, लेकिन दूसरे कथन में एक बहुत ही सूक्ष्म खेल खेला गया।
अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र प्रस्तावित जरूर है, लेकिन अलीगढ़ में नहीं बल्कि आगरा में। ओहो, ये तो बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला विकल्प था। हाँ, आगरा आलू बेल्ट का एक प्रमुख केंद्र है और वहां पहले से इसका ढांचा मौजूद है। परीक्षा में अ से अलीगढ़ और आ से आगरा जैसे मिलते जुलते नामों का इस्तेमाल करके भ्रम पैदा किया जाता है। इसलिए तथ्यों को सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि उनकी प्रासंगिकता को समझना है। बेल आइकन जरूर दबाइएगा।